हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 107 का यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जहां पर हम यह देखेंगे कि बोल्शेविक गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर कैसे वर्ल्ड ओवर नेशनल लिबरलिस्ट मूवमेंट जो थी वो इंटेंसिफाई होने लग गई। तो शुरुआत करते हैं। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन का हमने देखा कि जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स थी, अक्टूबर रेवोल्यूशन के होने के बाद इनकी पेस को ज़्यादा ही बढ़ गई। ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1918 के दिसंबर में और अर्ली 1919 मतलब जनवरी फरवरी के समय में इंडिया में बहुत सारा सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स देखा गया। अब ये स्ट्राइक्स कर कौन रहा था? ये वर्किंग पीपल कर रहे थे, ठीक है, काम करने वाले लोग। क्योंकि उस समय पर हमारा जो देश था वो ब्रिटिशर्स के अंदर आता था, तो इसलिए वहाँ पर इम्पीरियलिज्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाने के लिए वर्किंग लोगों ने यहाँ पर स्ट्राइक चालू करके रख दी। और इस लेवल पर स्ट्राइक करी कि उससे पहले इंडिया में ऐसी कोई स्ट्राइक देखी ही नहीं गई थी। बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर्स स्ट्राइक में इन्वॉल्व हुए, जहाँ पर उन्होंने 1,25,000 वर्कर्स को स्ट्राइक में इन्वॉल्व किया। और यही स्ट्राइक 6 महीने के बाद अपनी पीक पर पहुंच गई। ठीक है। 1920 में इसमें 200 स्ट्राइक्स और जोड़ दी गई, जहां पर लगभग लगभग 15 लाख जो वर्कर्स थे उन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक चालू करके रखी, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ हम रेजिस्टेंस कर सकें। और इसी को देखते हुए गांधी जी और जो कांग्रेस थी, इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला के रखेंगे, जिससे कि हम लोगों का मास मोबिलाइजेशन कर सकें अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आयरलैंड का दिया गया है कि माइकल कॉलिंस के अंदर जो आयरिश मिलिटेंट्स थे, क्योंकि उस समय पर जो आयरलैंड होता था वो ब्रिटिश के अंदर ही आता था, तो इसमें भी यहाँ पर यही हुआ कि माइकल कॉलिंस एक लीडर थे। उनके अंडर बहुत सारे आयरिश मिलिटेंट्स ने यहाँ पर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। और उसके बाद एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सिन फेन पार्टी, जिसने एक आयरिश रिपब्लिक का क्रिएशन कर दिया। मतलब जिसे आज हम मॉडर्न आयरलैंड कहते हैं, वो इन्होंने बनाकर रख दिया। टर्की की अगर हम बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अलाइड ऑक्यूपेशंस जो कि टर्किश टेरिटरी के अंदर थी, इन्होंने उनके खिलाफ यहाँ पर रेजिस्टेंस चालू कर दिया। जो भी टर्किश मेनलैंड पर अलाइड ऑक्यूपेशंस हुआ करती थी, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई चालू कर दी। और उसको हटाने के बाद यहाँ पर अपनी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश करके रख दी। इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे जो कि बॉल्शेविक्स की विक्ट्री से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते थे। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने तो एक अखबार ही चालू कर दिया था केसरी नाम से, जिनमें ये इन्हीं की बातें किया करते थे कि कैसे हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल एक ऐसे प्रोमिनेंट लीडर थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, जो कि अक्टूबर रेवोल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़े लेवल पर इंस्पायर्ड रहते थे। और वहाँ पर वो कहते थे कि हमें हर तरीके की जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इंडिया में, उसके लिए हमें यहाँ पर रेवोल्यूशन करना चाहिए। उसके बाद लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें तो वो सक्सेस जो हुआ था रशियन रेवोल्यूशन की वजह से, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेज में इनकी बातें किया करते थे। ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें किया करते थे। तो ये सब यहाँ पर इंडिया में चलता था। अगर हम चाइना की बात करें तो सन यात सेन नाम का एक ऐसा रूलर था, जहाँ पर चाइना पीपल जो चाइना की पब्लिक लीडर्स थे, इन्होंने कहा कि भाई हमें अब सोवियत रशिया को रिकग्निशन दे देना चाहिए। तो चाइना उस समय पर पहला देश बना जिसने सोवियत रशिया को एशियन स्टेट्स के बिहाफ पर यहाँ पर रिकग्निशन दिया। और इसी के रिस्पॉन्स में रेवोल्यूशनरी स्टेट जो कि वहाँ पर रशिया में चलती थी, तो इसने चाइना के लिए अपनी पॉलिसीज ही बदल डाली। 1918 में सोवियत रशिया ने पब्लिकली रेनाउंस किया कि जो भी ट्रीटीज एग्रीमेंट्स और लोन्स हमने चाइना पर इम्पोज किए थे बाय द ज़ारिस गवर्नमेंट, हम उन्हें रेनाउंस करते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं। तो इस हद तक यहाँ पर इसका सक्सेस रेट देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जिसे हम कोमिंटर्न के नाम से भी जानते हैं, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टीज ने बनाकर रखी हुई थी, ताकि जो सोवियत रेवोल्यूशंस हैं, सोवियत आइडियाज़ हैं, हम उनको प्रिजर्व करके रख सकें। कोमिंटर्न सीपीएसयू के अंडर काम करता था। सीपीएसयू की जो भी आइडियोलॉजीज होती थी, पॉलिटिकल गाइडेंस होती थी, उनके हिसाब से जो कोमिंटर्न था वो यहाँ पर अपना काम करके रखता था। सीपीएसयू के लीडर्स कोमिंटर्न के लिए मेजर डिसीजंस बनाते थे, स्ट्रैटेजीज बनाते थे, टैक्टिक्स बनाते थे, ताकि जो कोमिंटर्न है वो यूएसएसआर के बाहर भी यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सके।
और जो फाउंडिंग हुई कॉमिंटर्न की वो हुई 1919 में। ये एक ऐसा पहला स्टेप था लेनिन के ड्रीम को पूरा करने के लिए, जिससे कि जो वर्कर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशलिज्म के लिए वो एकदम यूनाइट हो के रह जाए। तो ये एक लेनिन का ड्रीम था। इसी लेनिन के ड्रीम को पूरा करने के लिए यहाँ पर कॉमिंटर्न को इस्टेब्लिश किया गया। और वहाँ की जो कांग्रेस थी, इन्होंने डिक्लेयर किया कॉमिंटर्न को ये एक यूनिफाइड वर्ल्ड कम्युनिस्ट पार्टी है। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में अपने ऑपरेशंस को करेगी ताकि जो भी एक्सप्लॉइटेड पीपल हैं, ठीक है, वर्किंग क्लास है, उन पे जिस भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ये उनसे उनको बचाएंगी। कॉमिंटर्न इस समय तक दो वर्ल्ड में आ चुका था। एक वर्ल्ड था यूएसएसआर और एक वर्ल्ड था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। ठीक है, अब यूएसएसआर की बात करें तो यहाँ पर यही इसका काम रहता था कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है वो उसको स्ट्रेंथ देता रहे, उसके लिए पॉलिसीज़ को एलेबोरेट करता रहे, और जो सोवियत की पॉलिसीज़ हैं उनको यहाँ पर डिफेंड करता रहे। तो ये इसका यूएसएसआर में काम रहता था। अगर यही हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में जाकर देखें तो कोमिंटर्न में वहाँ पर जो भी कम्युनिस्ट पार्टीज काम करती थी उनके लिए वो गाइडेंस को ले डाउन करता था, उनके लिए पॉलिटिकल एक्शंस उनके क्या क्या होने चाहिए वो भी उनको बता के रखता था। और जो भी कम्युनिस्ट पार्टीज दूसरे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में काम कर रही हैं उनमें काम करने वाले सोवियत लीडर्स को डिफेंड करना और उनके एक्शंस को डिफेंड करना, ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाले कोमिंटर्न का काम रहता था। तो ये है कोमिंटर्न। और इसमें हमें यही बताया गया है कि जो 1921 है, 1921 आते आते जो कोमिंटर्न है उसकी आइडियोलॉजिकल ट्राजेक्टरी बिल्कुल बदल गई। जहाँ वो पहले हार्ड लाइन को फॉलो किया करता था, ठीक है, जैसे कि वो किसी भी सोशल डेमोक्रेट से अलाय नहीं बनाएगा, जो भी वर्कर्स काम करते हैं सोशल डेमोक्रेट्स के लिए वो उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखेगा, रेडिकल पार्टीज से दूरी बना कर रखेगा। पर 1921 आते आते जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के प्रोस्पेक्ट्स थे वो सब यहाँ पर खत्म हो चुके थे। इसके बाद जो कोमिंटर्न था वो फ्लेक्सिबल बन गया। अब इसने ना सिर्फ कोमिंटर्न की फॉर्मेशन पर या कम्युनिस्ट पार्टीज की फॉर्मेशन में फोकस किया, बल्कि इसने ब्रॉड फ्रंट्स पर कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स और दूसरी जो फोर्सेस थी उनको यहाँ पर यूनाइट करना चालू कर दिया ताकि रेवोल्यूशन को हम ब्रिंग आउट कर सकें। जब नाजिज्म और फासिज्म जर्मनी में अराइज हुआ 1930s में, तो कोमेंटर ने एक एंटी फासिस्ट पॉपुलर फ्रंट भी बनाकर रख दिया जर्मनी और इटली के लिए, ताकि यहाँ पर जो रेवोल्यूशन है वो हम यहाँ पर कैरी आउट करके रख सकें। तो यही सब इसमें बताया गया है। और 1943 में कहीं जाकर जोसेफ स्टालिन ने यहाँ पर इसको डिसबैंड कर दिया। अब बात करते हैं राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट वर्कर्स मूवमेंट्स। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन का हमने पूरा इम्पैक्ट देखा इस पूरे यूनिट में। तो हम इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है उसका इम्पैक्ट सिर्फ लिबरेशन मूवमेंट्स को इंटेंसिफाई करके रखने के लिए नहीं था, बल्कि इसका इम्पैक्ट हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्पेशली ईस्ट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा देखने को मिला, जहाँ पर कम्युनिस्ट और जो वर्कर्स थे वो एक साथ आने लगे ताकि हम इंपीरियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। अब इन सभी ग्रुप्स को यूनाइट करने के लिए कम्युनिस्ट ग्रुप्स आ गए हैं, पार्टी ने मूवमेंट चला के रखी ताकि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो थियोरी है उसको पॉपुलराइज कर सकें, जिसका यूज़ हम कर सकें नेशनलिस्ट नॉन कम्युनिस्ट फोर्सेस को इंपीरियलिज्म से लड़ाने के लिए, ताकि इंपीरियलिज्म पर जीत पा सकें। और इसी को देखते हुए उस समय की मॉस्को जो रशिया की राजधानी थी, 1919 में एक थर्ड कांग्रेस या थर्ड इंटरनेशनल का यहाँ पर गठन किया जाता है, जिसको हम कोमिंटर्न के नाम से ही जानते हैं। इसके आइडियल्स वही थे कि जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है उनको वर्किंग क्लास जो है उसको यूनाइट करना है डेवलप्ड वेस्ट में, और जो भी यहाँ ऑप्रेस्ड पीपल हैं वेस्ट में जो काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर यूनाइट करके रखना है ताकि उनके खिलाफ ये यहाँ पर अपना रेवोल्यूशन चलाकर रख सकें। इनका कॉमन स्ट्रगल ही यही था कि इंपीरियलिज्म को हमें कैसे भी करके हराना है। द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बिकेम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसी के बाद से ही जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था या कॉमिंटर्न था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक अड्डा बन गया था, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज का, जहाँ पर सारे रेवोल्यूशनरीज आकर अपने आइडियाज और टैक्टिक्स को शेयर किया करते थे। आगे जाकर अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी जो कि सोवियत रशिया के कोमिंटर्न के अंदर एस्टेब्लिश की गई, जैसे कि टर्किश कम्युनिस्ट ऐसे थे जिन्होंने पहली बार सोवियत रशिया के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई।
उसके बाद ईरानियंस ने बनाई, चाइनीज़ और कोरियंस यहाँ पर आने लगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कम्युनिस्ट को बनाया अक्टूबर 1920 में, ठीक है। उसके बाद जो ताशकंद से जो इंडियंस आए थे, जिन्होंने सेकंड कांग्रेस को अटेंड किया था, उनके लिए भी यहाँ पर एक कांग्रेस या कोमिंटर्न बनाया गया, जैसे कि एम एन रॉय और एच मुखर्जी जो हैं, उनके इनिशिएटिव पर 7 लोगों को मिलाया गया और एक पार्टी बना दी गई जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो इस हद तक हम देख सकते हैं कि जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था, ना सिर्फ वो सोवियत रशिया तक सीमित रहा, बल्कि वो ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, और हम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में देखें तो उसका इम्पैक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट था। तो ये सब हम कुछ देख सकते हैं इस यूनिट में। थैंक यू सो मच।